सो वेलकम बैक टू दी पार्ट 2 ऑफ दैट वीडियो दिस इन विच मतलब कि तो मैं प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा रही थी और प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा रही थी। सॉरी फॉर द लेट। एंड आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। सो पिछली क्लास में हमने यूकैरियोटिक सेल पढ़ा था। एंड यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल जो होता है मॉडिफाइड वर्जन होता है और प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो होता है हमारा प्रिमिटिव मतलब पुराने टाइप का वर्जन। तो अब हम इसमें प्रोकैरियोटिक सेल का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दी मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स। प्रिमिटिव सेल मतलब बहुत पुराने टाइप के सेल्स होते हैं जिनमें खाली सिंपल स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिनमें सिंपल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और दे आर इंक्लूडेड किंगडम मोनेरा। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स सबसे सिंपल स्ट्रक्चर के हैं, तो हमारी जो किंगडम्स होते हैं किंगडम्स में किंगडम मोनेरा सबसे पुराना वर्जन, पुराना मतलब कि सबसे पहला किंगडम आता है। तो किंगडम मोनेरा में क्या क्या आते हैं? बैक्टीरियाज, वायरसेस, ब्लू ग्रीन एल्गे एंड माइकोप्लाज्मास। तो यही चीज़ें तो आती हैं हमारी उसमें। तो किंगडम मोनेरा में जो हमारी बैक्टीरियाज आते हैं, वायरसेस आते हैं, किंगडम ब्लू ग्रीन एल्गे आते हैं, माइकोप्लाज्मास आते हैं, यही हमारे प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें ही हमारा प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगा। प्रिमिटिव सेल्स होंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब फ्री न्यूक्लियस। फ्री न्यूक्लियस मतलब कि उसका कोई डिज़ाइन, उसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होगा प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस का। वो कैसे भी रह सकता है, लीनियर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर हाँ उसकी कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे कि हमारे यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर मतलब कि क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स के ऊपर न्यूक्लियर एनवलप होते हैं जिसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, पोर्स होते हैं। ये सब मतलब कि इसमें नहीं होता है। इसमें खाली एक प्योर न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता है, न्यूक्लियोइड होता है। अब वो नेकेड सर्कुलर डीएनए भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। जैसे इसमें हमारा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं है, देखो सिर्फ एक फ्री न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। और उसके ही बदले में यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तुम्हारा फ्री न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियस और मतलब कि क्रोमेटिन फाइबर्स और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सब कुछ प्रेजेंट है। सो नाउ अगेन, जैसे कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के भी अंदर भी वही बेसिक फीचर्स पढ़ेंगे जैसे कि हमने यूकैरियोटिक सेल में पढ़े थे। तो बेसिक फीचर्स में क्या आता है? शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ द सेल। तो इसके हमारा बेसिक फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर एज फॉलो। साइज इसका क्या होगा तुम्हारा, मतलब कि रेंज करेगा 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर के बीच में। 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर के बीच में जो मतलब कि तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल का साइज रेंज करेगा। एंड प्रोकैरियोटिक सेल में मतलब कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें हमारे मतलब कि आउटर मेम्ब्रेन थी, मतलब मेम्ब्रेन थी, और मतलब कि उसके अंदर के मतलब कि जो भी कंपोनेंट्स थे, ऑर्गेनेलीज थे, वो थे। तो इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, आउटर कवरिंग और साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोइड। 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, आउटर कवरिंग, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर। जो तो आउटर कवरिंग होती है वो कंपोज करती है इनर सेल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है, और मिडिल लेयर होती है, मिडिल सेल वॉल की होती है, और आउटर होती है कैप्सूल की। मतलब कि इसमें 3 लेयर्स होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। एक तो इनर होती है जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह से डिनोट करते हैं, दूसरी मिडिल होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, एंड तीसरी आउटर होती है जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं। तो कैप्सूल बोलते हैं क्यों? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो हार्श टेम्परेचर में रहते हैं, हार्श उसमें रहते हैं एरियाज़ में, तो फिर उनको कैप्सूल इज़ टफ पार्ट। तो मतलब कि वहाँ पे वो उसे रेजिस्टेंट की तरह एक्ट कर सकें, उसमें आराम से रह पाएँ, इसलिए वो मतलब कि तुम्हारा हार्ड कैप्सूल यूज़ करते हैं। और स्मूथ कैप्सूल भी होते हैं, 2 तरीके के होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स भी। अब उसमें हमारे कौन से थे? यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल में भी 3 लेयर्स थी, इनर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मिडल वाली सेल वॉल। आउटर वाली उसमें थी ग्लाइकोकैलिक्स की, जो मतलब कि हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें ग्लाइकोकैलिक्स की आउटर सेल वॉल होती है, और जो मतलब कि वो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उसमें आउटर होती है कैप्सूल की। ओके, तो आउटर कवरिंग हो गई। अब आउटर कवरिंग में 3 पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड कैप्सूल। अब ये किस किस तरीके से फॉर्म हुए होते हैं ये हम अब इसमें आगे डिफाइन करेंगे। हाँ, तो सेल वॉल जो होती है वो हमेशा लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। तो और जब लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी तो लिपिड और प्रोटीन कोई हार्ड पार्ट नहीं है, थिन होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते, ज़्यादा वैसे भी नहीं होते, मतलब कि हार्ड नहीं होते ना ही स्टिफ होते हैं। तो फिर मतलब कि हमारे कौन से होंगे? थिन एंड फ्लेक्सिबल होंगे, प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है,
तो और मतलब कि उन्हें उनकी मूवमेंट हम जो होती है वो मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है जो सेल्स में होती है। मूवमेंट अगर करनी है सेल को तो फिर वो इसी सेल मेम्ब्रेन की वजह से कर पाता है। इसी से ही वो रेस्पिरेटरी एंजाइम कैरी करते हैं और एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन करते हैं। अगर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स नहीं जाएंगे तो फिर एनर्जी कैसे रिलीज़ करेंगे सेल्स, इसलिए इसी से ही वो एनर्जी रिलीज़ भी करते हैं और इन्हीं से ही एंजाइम रेस्पिरेटरी एंजाइम कैरिड होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाती है हमारी सेल वॉल। वॉल क्या होती है? वो होती है मतलब कि टाइट होती है और स्टिफ होती है। तो जब वॉल स्टिफ होती है तो फिर ये भी तो होगी, इसका नाम ही सेल वॉल है। तो ये वॉल किसकी है? सेल की। तो ये रिजिड होनी चाहिए। हाँ, तो ये किन किन तरीके की होती है? रिजिड और सेमी रिजिड। किन किन चीज़ों से बनी होती है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। लिपिड्स और प्रोटीन होते हैं लिविंग, तो वो हमारे सेल मेम्ब्रेन में आ गए, उन्हीं की वजह से रेस्पिरेटरी एंजाइम भी कैरिड होता है मतलब यूज़ होता है एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस में। तो सेल वॉल जो होती हैं वो होती हैं रिजिड और सेमी रिजिड, जो कि नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स से बनी होती हैं जो सराउंड करती हैं सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, अब इन सेल वॉल की कितनी थिकनेस होगी? थिकनेस होगी उसकी 1.5 से लेके 100 माइक्रोमीटर्स तक की। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं कैप्सूल पे। कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल एक जेलेटिशियस कोट होती है आउटसाइड द सेल वॉल। मतलब कि अब इसमें हमारी किस तरीके से फॉर्म होती है, मतलब जो कवरिंग है, कवरिंग में कौन कौन सी ये 3 सेल वॉल हैं, तो कैसे कैसे हमें मिलेंगी? तो हमें पहले मिलेगी सेल अंदर से देखेंगे, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के ऊपर हमें मिलेगी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मिलेगी हमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या मिलेगी हमें? सेल वॉल। सेल वॉल के ऊपर मिलेगी कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल हमारी आउटर होती है हमेशा और ये वाली हमारी इनर होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जब सेल वॉल हो गया और मतलब कि रिजिड हो गया, अब उसके बाद हमारा कैप्सूल में था जेलेटिशियस कोट होती है जो कि आउटसाइड दी सेल वॉल होती है, सेल वॉल के बाहर होती है कैप्सूल। ठीक है, और इट इज़ कंपेयर्ड लार्जली टू बी ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड समटाइम्स इट मे कंटेन पॉलीपेप्टाइड्स एंड अदर कंपाउंड्स। ये मेनली पॉलीसैकेराइड्स की होती है। पॉलीसैकेराइड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म जो पॉली वर्जन में होंगे उन्हें हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। हाँ, और पॉलीपेप्टाइड्स मतलब प्रोटीन्स की ज़्यादा फॉर्मेशन। तो इन दोनों को ये करके एक जेलेटिशियस कोट बनाती है और कहीं कहीं पे कुछ कुछ सेल्स में ये हार्ड होती है, कुछ कुछ में सॉफ्ट होती है, तो जेलेटिशियस कोट बनाती है वहाँ पे। अब उसके बाद हमारा आउटर कवरिंग होगी 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। तो आउटर कवरिंग हो गई हमारी, उसके बाद आएगी हमारी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या क्या होगा? साइटोप्लाज्म नॉर्मल जैसे हमारे यूकैरियोटिक सेल का था इसी तरीके से ये होगा। हाँ, उसमें हमारे ऑर्गेनेलीज थी प्रेजेंट, इसमें ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होंगी। तो इसमें साइटोप्लाज्म में कौन कौन क्या क्या चीज़ें होंगी? प्रोटीन्स होंगे, लिपिड्स होंगे, ग्लाइकोजन होंगे, इनऑर्गेनिक आयंस होंगे और एंजाइम्स भी होंगे। अगर हमारे ये सब है, प्रोटीन है, लिपिड है, ग्लाइकोजन है, इनऑर्गेनिक आयंस है, सेल जो होता है वो हमारा इन फॉर्म्स को तो नहीं लेता, सेल हमारे इनकी सिंपलर फॉर्म्स को लेता है। जब इनकी सिंपलर फॉर्म्स को लेता है तो इनको ब्रेक करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, कुछ ऐसा कैरियर होना चाहिए, या मतलब कि ऐसा एक एंजाइम बोला जाता है, हम मेनली एंजाइम है एक जो कि इनको स्मॉलर फॉर्म्स में तोड़ देता है ताकि ये डाइजेस्ट हो सके सेल से आराम से। हाँ, तो एंजाइम्स होंगे जो कि बायोसिंथेटिक रिएक्शंस करेंगे, और राइबोसोम्स होंगे। राइबोसोम्स उसमें भी थे, इसमें भी होंगे। राइबोसोम कौन कौन से होंगे? टीआरएनए, एमआरएनए। किस चीज़ के लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन को शॉर्ट फॉर्म्स में तोड़ना, प्रोटीन्स को और अमीनो एसिड्स में तोड़ना। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन खाली यही तो है, अमीनो एसिड्स का पॉलीमर फॉर्म ही तो है प्रोटीन। तो इसलिए प्रोटीन का सिंथेसिस होने के लिए राइबोसोम्स भी ज़रूरी हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म हो गया, आउटर कवरिंग हो गई। अब हमारा आ जाता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियस का पुराना फॉर्म। सिंपल सीधी बात, न्यूक्लियस का पुराना फॉर्म जिससे हमारा न्यूक्लियस फॉर्म होना स्टार्ट हुआ है। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। अब इसमें न्यूक्लियस का पुराना फॉर्म है तो उसमें हमारा न्यूक्लियोइड कहा जाएगा। तो उसमें हमारा न्यूक्लियर एनवलप इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट है। इसमें क्या है कि जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में होता है, डायरेक्टली इनटू, जो जेनेटिक मटेरियल है लाइज डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म। जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेमी लिक्विड, सेमी फ्लूइड। तो सेमी फ्लूइड में वो ऐसे ही फ्रीली घूम रहा होता है, इसकी कोई न्यूक्लियर एनवलप नहीं होती, इसकी कोई पर्टिकुलर पोजीशन भी नहीं होती।
ठीक है। सच न्यूक्लियर मटेरियल इज़ नोन एज न्यूक्लियर, जिसका मतलब कि जिस पे न्यूक्लियर एनवलप नहीं होगी जिस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। हाँ, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेटली कॉइल्ड सिंगल प्रो क्रोमोसोम। इसमें हम न्यूक्लियोइड्स सिंगल फॉर्म में तो रहेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एक स्ट्रक्चर है, एक मतलब कि उसकी कवरिंग भी है। तो मतलब कि उसमें तुम 10 भी एक कमरा है जिसमें 4 दीवारी हैं, तो उसमें तुम 4 जने रहोगे, 5 जने रहोगे, सब एक साथ रह सकते हो। मगर इसी जगह पे तुम बाहर हो कहीं पे किसी एरिया में जहाँ पे कोई दीवार नहीं है, सिर्फ ग्राउंड है, तो ग्राउंड में तुम अकेले अलग ही तो अकेले ही तो रहोगे। कोई तुमसे ये नहीं कह सकता ये सब एक जगह पे है, नहीं कह सकता ना। तो इसी तरीके से इसमें है न्यूक्लियोइड्स हमेशा सिंगल प्रो क्रोमोसोम्स के तरीके से कॉइल होता है। इसमें कोई भी ग्रुपिंग या कोई भी मतलब कि ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर्स नहीं होते हैं, तो ये सिंगल क्रोमोसोम यूज़ होता है इसमें। ठीक है, तो हमारा मेन हो गया। मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? आउटर कवरिंग और मतलब कि साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो हमारा इतना ही हो गया। अब इसके बाद हमारे साइज़ हो गया, उनकी मतलब कि स्ट्रक्चर हो गया कि कैसा स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। तो अब उसके बाद हमारा आता है प्लाज्मिड्स। अब इसमें भी हमारे प्लाज्मिड्स थे, उसमें हमारे प्लाज्मिड्स ऑर्गेनेलीज में यूज़ हो रहे थे। इसी तरीके से इसमें भी प्लाज्मिड्स हैं। और इन सम प्रोकैरियोटिक सेल इन एडिशन टू न्यूक्लियोइड्स के एडिशन में, क्योंकि न्यूक्लियोइड अकेला सिंगल है और इधर न्यूक्लियस खूब सारे होते हैं, तो न्यूक्लियस में मतलब कि एक सिंगल न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूक्लियोइड्स होते हैं, जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है। इधर हमारे न्यूक्लियस सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो जब सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिंगल प्रोक्रोमोसोम्स हैं, तो फिर मतलब कि ये इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस अब ब्रेन ऑफ द सेल है, तो फिर प्लाज्मिड लेनी ज़रूरी है। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में जिनमें ज़्यादा काम होता है, मतलब कि ज़्यादा सेल्स काम करते हैं, ज़्यादा वर्किंग होते हैं उनके, तो उसमें न्यूक्लियोइड्स का एडिशन फॉर्म होता है प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या होते हैं? प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि प्रेजेंट होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, उसे कहते हैं हम प्लाज्मिड। मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि प्रेजेंट होता है किसी सेल में, तो उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। नॉर्मल सिंपल सीधी बात। अब उसके बाद फ्लैजिलम कुछ नहीं, जो उसमें भी था हमारा फ्लैजिला, सीलिया एंड पिलाई, तो इसमें हम फ्लैजिलम बोलेंगे। तो फ्लैजिलम का होता है, फ्लैजिलम क्या था हमारा? उसमें भी था लोकोमोटरी स्ट्रक्चर था फ्लैजिलम। हाँ, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मतलब जिससे कि सेल मूव कर सके, तो फ्लैजिलम मतलब फ्लैजिला। हाँ, तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फाउंड इन मैनी बैक्टीरिया, बहुत बैक्टीरियाज में मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। इसका साइज़ कितना होता है? 150 आर्मस्ट्रॉन्ग थिकनेस होती है, और मतलब कि 10 to 15 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। 10 to 15 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है, और मतलब कि 150 आर्मस्ट्रॉन्ग इसकी थिकनेस होती है, मोटाई होती है 150 आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड मतलब कि जो लेंथ होती है वो 10 से 15 माइक्रोमीटर लॉन्ग होती है। अब इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है इसमें फिलामेंट, एक होता है बेसल बॉडी। जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो बेसल बॉडी और एक फिलामेंट। फिलामेंट और बेसल बॉडी में क्या? बेसल बॉडी वो पार्ट होता है जहाँ से कि तुम्हारा पूरा सेल जॉइंट होता है, मतलब कि कनेक्ट होता है, उसे बोलते हैं बेसल बॉडी। और फिलामेंट उसे बोलते हैं जिससे मूवमेंट होती है। तो देखो, ये हमारा फ्लैजिला है, ये हमारा फ्लैजिला है। तो इस फ्लैजिला में ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया बेसल बॉडी, और ये जो है ये हो गया हुक, ये हो गया हुक, ये वाला पार्ट। और ये जो पार्ट है ये हो गया तुम्हारा बेसल बॉडी, क्योंकि इससे तुम्हारा सेल कनेक्ट है। और ये जो बाकी का ऐसे टेल ऐसे जा रही है, ये हो गई तुम्हारी फिलामेंट। ठीक है, तो अभी ये प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया सेल यूज़ इन्होंने लिया है। तो तुम भी इसका एग्जाम्पल ड्रॉ कर देना, अगर 5 मार्क्स का है तो तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा। ये तुम्हारा फ्लैजिला दिख रहा है, फ्लैजिला में सॉलिड फ्लैजिलम तुम लिख दिया, तुम सीधा इसकी फ्लैजिला रखना। ठीक है, फ्लैजिला लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कुछ भी लिखने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पिलाई, मैंने कहा था कि पिलाई होते हैं, पिलाई भी मतलब कि यूज़ होते हैं, सिंपल फिम्ब्रे लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या फिम्ब्रे लाइक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं इन्हें। तो ये हमारे पिलाई होते हैं, ये भी हमारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये कैसे मूवमेंट में हेल्प करेंगे? जैसे कि अगर हमें इसे आगे जाना है तो ये सारे ऐसे पीछे को जाएंगे। जैसे हमारा ब्रश हेल्प करता है हमारे दांत को, टीथ्स को मतलब कि ब्रश करने में हेल्प करता है। जब हम आगे करते हैं तो ब्रश पीछे को जाता है, उसके स्ट्रिप्स, उसके जो भी वो होते हैं, अरे क्या होते हैं, जो भी होता है उसके जो ब्रशेस के ब्रिसल्स होते हैं वो पीछे को जाते हैं।
उसी तरीके से पिलाई भी पीछे को जाएगी, सेल को आगे बढ़ाएगी। अब देखो इसमें क्या क्या तुमने पढ़ना था। ये तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये तुम्हारा सेल वॉल हो गया। सेल वॉल के ऊपर ही एक लेयर और होती है जो कि होती है तुम्हारी कैप्सूल। ठीक है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ये बिल्कुल एक इतनी सी लेंथ होगी, इतनी ही लेंथ में मतलब कि सारे एक साथ हो जाएंगे। इतनी भी मैंने बहुत बता दी, इतनी सी लेयर में भी 3 लेयर आ सकती है एक साथ। ठीक है, अब इसमें 70S राइबोसोम्स होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S राइबोसोम्स होते हैं, जिसमें कि 50S और 30S होते हैं फॉर्म। किससे फॉर्म होता है 70S राइबोसोम? 50S और 30S के फॉर्म से। एस क्या होता है? सिडबर्ग यूनिट होती है राइबोसोम्स को मेजर करने की। अब यूकैरियोटिक सेल्स में कौन सा मतलब कि राइबोसोम होता है? 80S राइबोसोम होता है और 70S राइबोसोम भी होता है। मतलब कि जो राइबोसोम हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिलते हैं, गोल्जी बॉडीज़ में मिलते हैं, वो हमारे होते हैं, और मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं, वो हमारे होते हैं 70S, और कुछ में होते हैं 80S। और मगर नॉर्मली जो ऐसी फ्रीली एग्जिस्ट करता है मतलब ये पूरे साइटोप्लाज्म में, वो होता है 80S। ठीक है, तो इतना ही डिफरेंस होता है इन चीज़ों में। और पिलाई रह गई है, अभी पिलाई भी और बताती हूँ, फिर इसके बाद इस पर आते हैं। पिलाई क्या होता है? दीज आर दी शॉर्ट रॉड लाइक नॉन मोटाइल प्रोसेसेस और फिम्ब्री। मतलब कि शॉर्ट रॉड लाइक नॉन मोटाइल प्रोसेसेस होती हैं, जो कि मोटाइल होती भी हैं, नहीं भी होती हैं, और फिम्ब्री। ठीक है, फिम्ब्री होती हैं। फिम्ब्री मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो कि प्रेजेंट होती हैं बहुत सारी बैक्टीरियाज में। और इनमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है पिलाई में? पिलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रोटीन? पिलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। दे आर यूजुअली 10 माइक्रो नैनोमीटर्स। इनकी जो साइज़ होती है 10 माइक्रो नैनोमीटर्स थिकनेस होती है। ठीक है, लेस देन 10 माइक्रो नैनोमीटर्स। और दे हेल्प इन डिटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरिया। दे हेल्प इन द डिटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरिया टू द सरफेस ऑफ फूड और टू वन अनदर। एक दूसरे से दूर रहने में हेल्प करता है पिलाई। एक दूसरे से अटैचमेंट में भी हेल्प करता है। कैसे? जैसे कि एक पिलाई फूड से भी और मतलब कि सरफेस से भी। जैसे कि यहाँ पे अब कोई सरफेस है तुम्हारी, जब यहाँ पे कोई सरफेस है तो उस सरफेस पे जाने के लिए, उस सरफेस से स्टिक होने के लिए, उसी जगह रुकने के लिए, वाटर फ्लो हो रहा है या कुछ फ्लो हो रहा है तो बैक्टीरिया तो पीछे चले जाएगा फिर फ्लो के साथ, उस जगह पे स्टिक होने के लिए एक कोई सरफेस होगी, उस सरफेस पे स्टिक हो जाएंगे। ये स्टिकनेस में हेल्प करेगा, फूड से स्टिकनेस में हेल्प करेगा। और अगर इसके साथ में दूसरा भी पिलाई आ जाए साथ में तो एक दूसरे से स्टिक हो सकते हैं। अब उन दोनों का एक दूसरे से स्टिक होने का फ़ायदा क्या है? अपना ग्रोथ करने के लिए। हाँ, तो इसमें पायरस जनरेट होता है और फिर उससे वो आगे होता है। अब फ्लैजिला में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? फ्लैजिला में होता है फ्लैजिनिन प्रोटीन। फ्लैजिला में कौन सा प्रोटीन होता है? फ्लैजिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? फ्लैजिन प्रोटीन। ठीक है, किसमें? फ्लैजिला में। ओके, देन प्रोकैरियोटिक सेल भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सीधा बैक्टीरिया पढ़ाऊँगी। बैक्टीरिया में तुम्हारा पहले बैक्टीरिया कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन एंड बैक्टीरिया का सारा डिटेल तुम्हें मतलब कि पढ़ाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अब इसमें हम इसका और देख लेते हैं। ये पूरा नहीं हुआ था, मेरे को भी ध्यान आया। ये देखो, ये एक राइबोसोम का एक mRNA है, ये राइबोसोम है। अब इस राइबोसोम में ये छोटा वाला जो पार्ट है ये तुम्हारा 30S है, और ये वाला बड़ा वाला जो पार्ट है ये तुम्हारा 50S है। तो ये एक ये mRNA और इस पे जो राइबोसोम अटैच हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो इन अटैचमेंट्स को हम कहते हैं पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में तुम्हारे एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, पॉलीसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स के साथ में पॉलीसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, ये पॉलीसोम्स तुम्हारा यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, ये तुम्हारा 70S राइबोसोम प्रेजेंट कर दिया है। अब देखो यहाँ पे ये बड़े वाले पार्ट दिखा दिए, बड़ा वाला तुम्हारा 50S राइबोसोम का मतलब कि वो है सब यूनिट, और मतलब कि छोटा वाला जो पार्ट है तुम्हारा 30S राइबोसोम का सब यूनिट है। और ये डॉटेड पार्ट करके जो दिखा रहे हैं बहुत छोटा छोटा डॉट, वो तुम्हारा साइटोप्लाज्म है। मतलब ये तुम्हारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का तुम्हारा साइटोप्लाज्म है। सेल मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी एंजाइम, ये जो छोटा छोटा इस मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है ना, सेल मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही होती है। मैं पहले कंफ्यूज रहती थी, मैंने अपना कन्फ्यूज़न दूर करके तुम्हें बताया है, क्योंकि मैं जब कंफ्यूज होती तो तुम भी कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही है। अब सेल मेम्ब्रेन पे जो ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं, यही तुम्हारे वो जो हेल्प करते हैं सेल को लिविंग सेल बनाने में, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो न्यूक्लियाइड, नेकेड सर्कुलर DNA। ओके देन, बाय
एंड राम राम जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो मैं बैक्टीरिया के ऊपर जल्दी डालती हूँ, सारी डिटेल बैक्टीरिया में। ओके देन, बाय बाय, बाय बाय, राम राम।